तो आज इस तालीमी बेदारी के प्रोग्राम में आप आई हुई थी, तो आपको क्या लगता है कि इस तरीके के प्रोग्राम से समाज में जो आने वाली पीढ़ी है उसको किस किस तरीके का फायदा होता है, या फिर उसको इससे किस रूप में जोड़ना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं तालीमी बेदारी में मुझे आज तालीम बेदारी में बात हुई जिस मुद्दे पे, सारे मुद्दे से ठीक, हमारे कौम के लिए इल्म पे बात करना, हमारी कौम बढ़ चढ़ के इल्म पे बात कर रही है, अप्लाई भी कर रही है कि हमको कैसे कैसे क्या करना है। तो वहाँ पे जो हमने एक दो सवाल मेरे थे यहाँ पर कि मैं लोगों से पूछूं, सवाल भी नहीं, कहीं एक तरीके का सुझाव जो मेरे मन में हमेशा चलता रहता है। और अकेले मैं कुछ भी नहीं कर सकती, ठीक है। जब तक मुट्ठी नहीं होगा, हम अकेले हैं ना, बंधा नहीं है तो हम खाली हैं, मुट्ठी होगा तब तो कुछ हासिल होगा ना हमारी मुट्ठी में। तो लेकिन आपके मन में थॉट आना भी ना, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो मेरे मन में हमेशा से एक विचार आता रहता है कि जब मैं ग्राउंड पे देखती हूँ, आज भी हमारी कम्युनिटी में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके बच्चों ने आज तक स्कूल नहीं देखा है। मदरसों पे यहाँ पे भी बात हुई है, ठीक है, मदरसे सब देख लेते हैं, आप समझ रहे हैं। आज भी दानिश आजाद जी ने मदरसों के बारे में बात बताया, कहा 16 लाख स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। पर ग्राउंड पे अगर हम देखें तो हमें मदरसे से और नीचे जाने की जरूरत है। अब आप कहेंगे मदरसे से नीचे क्या रुमाना जी? तो मदरसे से नीचे हम जाके ये देखें कि बहुत सारे हम फैमिली देखते हैं ना कि आते हैं वो नए नए और अपने बच्चे को वो सबसे पहले ना बहुत प्रयास करके वो कहाँ डालते हैं, फ्यूचर किड्स में डाल देते हैं। किड्स प्ले में डाल दिया उन्होंने बच्चों को पढ़ाने के लिए बड़ा शौक में। उसके बाद क्या होता है कि जब तक भरकस प्रयास करते हैं उसके बाद फिर वो जाते हैं सरकारी में बच्चे डाल देते हैं। क्यों भाई, क्या रीजन हो गया? अब आप एकदम मतलब इसमें पढ़ा रहे थे, अब आपने सरकारी में क्यों डाला? तो भाई बजट, मनी प्रॉब्लम, आर्थिक स्थिति खराब है। आज भी मैं जहाँ पे रहती हूँ, आप यकीन नहीं करेंगे कि ऐसी ऐसी फैमिलियां जहाँ पे 2 किलो आटा भी उनके लिए मुहाल है। अब आप कहेंगे सरकार तो दे रहा है राशन, लेकिन जिनके पास डॉक्यूमेंट्स बनाने तक के लिए कोई जरिया नहीं है, आप एक डॉक्यूमेंट्स बनाने जाइए, उनको इतनी सारी चीजें मांगते हैं, ये लाओ वो लाओ। किराए पे रह रहे हैं लोग, बिजली बिल उनको मिल नहीं पा रहा है, ठीक है। तो वो सारी चीजें 10वीं तक वो बच्चे को डाल देते हैं आपके सरकारी में। बहुत सारी फैमिली 10वीं के बाद आती है, कहती है रुमाना जी हमने बच्चे को छुड़ा दिया, पढ़ाया नहीं। मैंने बोला क्यों? तो घर पे चल नहीं रहा है, इनके फादर कुछ कमा नहीं रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर मजदूर तबके के लोग हैं। तो भाई ठीक है, आपके बच्चे, अब आप क्या किया अपने बच्चों को? तो उन्होंने कहाँ लगा दिया? पंक्चर की दुकान, किसी को दर्जी के यहाँ बैठा दिया और किसी को सलून में दे दिया। अब आप ये सोचिए, एक बच्चा 10वीं तक पढ़ा है, उम्र उसकी 16-17 तो हो ही गई। अब 16-17 के बच्चे को हटा के डायरेक्ट कहाँ डाल देते हैं? काम सीखने की जगह पर। अच्छा, जो लोग होते हैं वहाँ पे बच्चों का शोषण होता है। अब बोलिए शोषण कैसे हो रहा है उनका? शोषण इस तरीके से हो रहा है कि लोग पूछते हैं अच्छा ये तो कुछ काम जानता है नहीं, आप कह रही हैं तो मैं रख लेता हूँ, और इसको तो अभी हम सिखाना पड़ेगा, मैं महीने का 3,000 दे दूंगा, 5,000 दे दूंगा। आप ये सोचिए, वो बच्चा काम 10 घंटा करता है, महाना क्या मिल रहा है उसे? लेकिन माँ बाप मजबूर है, वो भी जान रहा है मेरा बच्चा बेचारा बहुत खटेगा, उसको इतना महीना मिलेगा। तो यहाँ पर मैं आज यही सवाल करने वाली थी कि क्या ये ऐसा मुमकिन है कि उनको स्किल डेवलपमेंट पे बात करते हैं लोग। अच्छा, हमारे यहाँ क्या है ना, कोई भी चीज पे जब हम बात करते हैं या उसको फिर हम अमल में लाते हैं ना, तो प्रोसेस इतना लंबा होता है कि फिर वो वहां से आने वाले लोग वहीं रह जाते हैं, रुक जाते हैं, ठीक है। तो मैं यही कह रही हूँ कि क्या एक ऐसा हो सकता है, किताबी पढ़ाई के अलावा ये भी पढ़ाई ही है ना? क्या कहता है वो कि एक्सपीरियंस नहीं है किस चीज का? सीखने का। अभी कुछ कह रहे थे कि 3E भी है ना, क्या नहीं क्या था? लर्निंग, अर्निंग और रिटर्न, LER, LER है ना। तो लर्न अर्न रिटर्न। रिटर्न। तो अब आप ये सोचिए कि यहाँ पर जब मैं उन माओ को देखती हूँ और इस बच्चे को भी देखती हूँ तो मुझे बड़ा अफसोस होता है। तो ये यहाँ पर मुझे आज सवाल करना था, बट मुझे मौका मिला नहीं कि क्या ये इसके लिए हम कुछ कर सकते हैं। बहुत सारे स्कूल, एक दो स्कूल ऐसे थे जहाँ पे मैं अपनी बात रख सकती थी, तो मैंने उस स्कूल से कहा कि क्या ऐसा हो सकता है जो गर्मी छुट्टियां पड़ती हैं उसके बीच में,
क्या हम बच्चों को इस तरीके का स्किल सिखा सकते हैं? पहले वो इल्म जिससे हमारा पेट भर सके, जिससे हमारे माँ बाप जो है संतुष्ट रह सके कि हमारे पेट में कोई कमी नहीं आएगी, उसके बाद हम इसको पढ़ा लेंगे। आज भी हमारे देश में है ऐसा जगह की नहीं। मेरे पास खुद है जहाँ पे मैं रहती हूँ, लेकिन मैं लाचार हूँ। खैर ये प्लेटफॉर्म मिला है और मैं इसके माध्यम से बोल रही हूँ। यहाँ नहीं बोल पाई, लेकिन इस माध्यम से बहुत था मेरे मन में कि मैं बोलूँ कि आप लोग क्या इसके लिए कुछ कर सकते हैं। दूसरा चीज ये कि ये जो प्रोग्राम हुआ ये काफी अच्छी जगह पे हुआ है और यहाँ पे सारे बेदार लोग थे। तालीम बेदारी की बातें हुई, सारे बेदार के बीच में हुई है। हम चाहते हैं ऐसी बेदारी अंधकार में। ग्रेट। एक प्रोग्राम ऐसा हमारी तरफ भी हो, और वहां हमारी तरफ मतलब कहाँ? मेरी तरफ फरीदाबाद रोशन नगर की बात कर रही हूँ कि हमारे यहाँ भी आइए, एक ऐसा प्रोग्राम कीजिए जहाँ वो ऐसी फैमिलियां जो रह रही हैं, जो अपने बच्चों को मजबूर हैं कि 10वीं के बाद बेटा तुम्हें तो या तो पंक्चर की दुकान पे रहना है, तो सलून कटिंग सीखना, या तो दर्जी के यहाँ बैठना है, और वहां पे सिर्फ बच्चों का मिसयूज होता है। भले उनके लिए 3,000 4,000 मायने रखता है, मैं मानती हूँ, क्योंकि मैं नहीं दे सकती उनको, लेकिन आप अगर देखें इतने घंटे बच्चे काम कर रहे हैं, और कितने बच्चे उत्साहित होंगे ना कि हमको कुछ जिंदगी में करना है। एपीजे अब्दुल कलाम की लाइफ ले लीजिए आप, उन्होंने किसके लिए काम किया और कहाँ से थे वो? सामाजिक रूप, आर्थिक रूप पिछड़े, फिर भी उन्होंने करके दिखाया। समझ रहे हैं आप? तो मेरा बस इल्म के मायने में है कि अच्छा, इल्म में हमारी औरतों का सबसे पहले होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लोग कहते थे कि औरत जो है मदरसा है ना, माँ पहली मदरसा है। हमारा मदरसा ही खराब है सर, माँ वाला मदरसा ही खराब है। आज भी प्रोग्राम में हम औरतें बहुत कम थे। क्यों? हम भी सोच सकते हैं, एक माँ, एक औरत, एक पूरे इंसान को जो है, लेकिन हम क्या कहते हैं कि मर्द को 70% दिमाग है, औरत को नहीं, मर्द को 100% दिमाग है, औरत को 70% है। कैसे बता सकते हैं कोई? कैसे ऐसा क्यों कहा जाता है हमारे लिए? एक घरेलू औरत भी बहुत बेहतर कर सकती है अगर हमें इज्जत दिया जाए समाज में, हमें हमारे घर में इज्जत दी जाए। तो इज्जत का ये नहीं कि सिर्फ माला ही पहनाया जाए, उसके हर काम अप्रिशिएट करें, हर काम। अगर वो आपको एक कप चाय भी देती है तो चाय पीने के बाद उसका शुक्रिया भी करें और सोचें भी उसके लिए कि अगर आपको दिन में कोई 3 बार के लिए चाय बना के डालने के लिए, तो आप कर पाएंगे? आपको लगा रहे यार तुम खुद क्यों नहीं करते? तो वो इतने काम के अलावा भी इतने सारे काम करती है, तो उसका इल्म में आना बहुत ज्यादा जरूरी है, घर के लिए भी, बच्चों के लिए भी, और इस मुआशरे के लिए भी, और स्पेशली हमारे कौम के लिए भी। अच्छा, अब हमारी कौम आज के प्रोग्राम में भी मैंने ये देखा कि कहीं ना कहीं अटक रही थी वो पर्दे पे। ये सवाल मेरे रब का है मुझसे, लेकिन ये सवाल हम आपसे करते हैं, आप हमसे करते हैं। क्यों? हमसे इंसानी सवाल कीजिए ना, खुदाई सवाल क्यों किया जाता है? और इंसानी सवाल में आप कैसे हैं? घर पे सब ठीक है? कुछ मदद चाहिए? लेकिन हम खुदाई सवाल सबसे पहले करते हैं एक दूसरे से। तुमने फलां किया? ओहो, ऐसा नहीं किया तुमने, तुम तो जन्नत कैसे जाओगे? तो इन सारी चीजों से हमारे कौम को आगे बढ़ने की जरूरत है। हम कितनों टेक्नोलॉजी पे बात कर लें, 10 आदमी, 50 आदमी, 100 आदमी, 500 आदमी, लेकिन जब तक बेसिक नहीं करेंगे ठीक, अपना कुछ नहीं। बेस पे काम करना बहुत जरूरी। रुमाना जी, आप बहुत गंभीर बातें कर रही हैं, और जाहिर सी बात है कि जैसे कहा जाता है कि बच्चे का प्राथमिक जो पाठशाला होता है वो उसकी माँ होती है, या जो मदरसा होता है उसकी माँ होती है। तो आप कई सारी भूमिकाओं में एक साथ हैं। आप एक गृहिणी की भूमिका में भी रहती होंगी, आप एक ऑर्गेनाइजेशन का सदर हैं, एक जगह की, एक प्रदेश की। तो आपके पास बहुत सारे इंक्लूसिव आइडियाज हैं। तो इन सब चीज़ों को लेके आपको क्या लगता है कि कंटेम्प्रोरी समय में, जो अभी तत्कालिक जो शिक्षा की बात हो रही है, प्रोग्रेस की बात हो रही है, टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, उसमें आप
क्या सुझाव देना चाहेंगे नई पीढ़ी को, खास करके लड़कियों को, कि उनको किन चीज़ों को प्रमुखता से ध्यान देना चाहिए ताकि उनका आने वाला जो कल है वो और बेहतर हो? देखिए, पहले तो उन्हें कहेंगे कि तालीम तो लीजिए, उसके साथ तरबियत भी लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज बहुत खुशी की बात है कि बच्चों को तालीम मिल रही है, बच्चों को भी तालीम दी जा रही है, बट तरबियत कहीं ना कहीं खत्म। तरबियत समझते ही होंगे आप, तालीम और तरबियत के हद में रह करके लड़कियां बहुत आगे जा सकती हैं। मैं पता नहीं अपना बताऊं कि ना बताऊं, मैं बहुत मामूली घर से मामूली लड़की जिसने 5 साल कॉलेज नकाब में किया, 21 साल की उम्र में शादी, 22 साल में मां। हमारे मदर फादर ने ये नहीं बताया था कि शादी के बाद लड़कियों की जिंदगी कैसे बदलती है, समझ रहे हैं? तो जो अब लड़कियां आ रही हैं, आपको एक चीज और पता चला होगा कि अभी थोड़ा ना अध्ययन हो रहा है, उसमें पता चला ना आज की युवा पीढ़ी शादी से बहुत दूर भाग रही है, क्योंकि हम लोगों ने जो फेस किया ना वो नहीं करना चाह रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि देखिए, शादी तो भाई सामाजिक प्रक्रिया है, वो तो आपको करना ही करना है, और मैं सबको सुझाव देती हूँ वो कीजिए, क्योंकि उसका अपना एक अलग मजा है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है जिंदगी के बारे में। तो आप तहजीब के साथ रह करके अपना पढ़िए लिखिए, और हर उन माँ बाप को जो मुझे सुनेंगे उनको मैं ये कहना चाह रही हूँ, स्पेशली माँ को, कि अपनी बच्चियों को सिर्फ ये ना सिखाएं, ये ना कहें हर बात पे बेटा तुमको एक दिन पराए घर जाना है। ठीक है, वो तो जाएंगी ही पराए घर, पराए घर जाएंगी तो उनमें क्या क्या चेंजेस आएंगे वो जरूर बताइए। ये इल्म भी बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये भी इल्म के कैटेगरी में आता है। तो ये यहीं से जो है ना बच्चियां आज डाइवर्ट हो रही हैं, वो भी शादी की तरफ नहीं जा रही हैं। अच्छा, पढ़ रही हैं, पढ़ाई सिर्फ आप एक नौकरी के लिए नहीं कीजिए कि हम नौकरी करेंगे पैसा आएगा, ठीक है, आज ज्यादा यही हो रहा है। एक हमारी शादी विवाह, बड़ों की इज्जत करना, वो खत्म हो रहा है, वो बिल्कुल खत्म। आज हम लोगों के वक्त में क्या था कि हमें इतनी तरबियत दी गई, इतनी तरबियत दी गई कि बाहर की चीजें हमें नहीं सिखाई गई, तो हमने सरवाइव किया। कई लोग नहीं कर पाते, कई लोग बड़े परेशान हो जाते हैं, इतनी सारी सिचुएशन उनको देखने पड़ते, तो वो फिर अपने आप को वैसे ही रख लेती हैं कि अभी हम तो गाय हैं, खूंटे में बांध दिया गया है, और मर्द जात को सब कुछ करना है, भाई मैं हाथ खड़ा कर लेती हूँ, मुझे ना समाज के लिए कुछ करना है, और घर में बस ये कमा के ला के देना, मैं खाना बनाऊंगी, बच्चे बड़े हो जाएंगे, इनको कहीं पर छोड़ देना। वो अपने दिमाग को पूरा बंद कर लेती है। आप एक महिला हैं और महिला के साथ साथ आप एक पिछड़ी महिला हैं, जो कि आप आइडेंटिटी के साथ आप असर्ट करती हैं। बहुत अच्छी बात है कि अभी तक जितने भी महिला आंदोलन या महिला जो एक्टिविस्ट रही हैं वो या तो मुस्लिम में अपर कास्ट मुस्लिम रही हैं, नहीं तो हिंदुओं में दलित पिछड़ी या फिर अपर कास्ट रही हैं। ये बहुत मतलब अनुकरणीय है, बहुत एप्रिसिएबल है, बहुत इमिटेट करने वाली बात है। बाकी महिलाओं को या फिर जो दूसरे लोग हैं उनको आपको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। आप कैसे देखती हैं कि जो पसमानदा कम्युनिटी है, खास करके जो बैकवर्ड कम्युनिटी है या अर्जाल कम्युनिटी है या जो कोई भी पीछे छूट गए लोग हैं, उनको उनके बीच की जो लड़कियां हैं उनको किन शिक्षा लेने में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? आज के दौर में उनको शिक्षा लेने में कोई समस्या नहीं। मैं बहुत मुखर होके बोलूंगी, बात चुभे तो चुभ जाए, ठीक है। मैं आज जहाँ पे रहती हूँ सारे पसमानदा है, सारे के सारे पसमानदा है वहां पे औरतें। मैं अगर उनके सामने इस गेटअप में चली जाती हूँ ना, तो सबसे पहला, खुद महिलाओं की जुबानी में बता रही हूँ, उनका पहला सवाल आता है मेरे पास, साड़ी पहने हैं? हाँ। बिंदी लगाई है? हाँ। मौलाना साहब क्या है? अल्लाह बहुत गुनाह देगा। थोड़ा गंभीरता लगेगी आपको पर। अब आप ये बताइए कि जो मेरी वेशभूषा से ही मुझे जहन्नम और जहन्नत का दरवाजा दिखा रहे हैं, वो कैसे आप कहते हैं कि इल्म सीखने के बाद उनका दिमाग सही हो जाएगा? शिक्षा लेने के, शिक्षा में कोई हर चीज आजकल अवेलेबल है, ठीक है। इनका दिमाग पर्दा से ऊपर नहीं उठा है, इनका दिमाग जन्नत और जहन्नम से ऊपर नहीं उठा है, वो दुनिया में जी ही नहीं रहे।
आज के वक्त में नहीं जी रहे। कहा गया है कि बदलाव बहुत जरूरी है वक्त के साथ। हमारे में है? हमारे में है? आप बताइए। मैं कितने आप सभ्यता से आपसे बात कर रही हूँ, सर से मिल रही हूँ, सामने बैठी हूँ, क्या बुराई है? सबसे बड़ी बुराई क्या है हमारे कौम में कि हमें इंसान मानने से लोगों ने इनकार कर दिया। पैदा इंसान होते हैं, मर्द पैदा हुए, मर्द औरत में बांट दिया गया। अब जो ये मर्द औरत में आप हमें बांट चुके हैं, तो हमें अपना फिर हद बता दिया गया कि औरत का ये हद, ये आपका लिबास है, इस लिबास से आप बाहर नहीं आ सकती हैं। फिर आप कितनी अच्छी बात कर रही हैं, कितना अच्छा काम कर रही हैं, आपको नहीं सुना जाएगा, आपको नहीं कहा जाएगा। तो जो वो बच्चियां जो आज इल्म हासिल कर रही हैं, जो शिक्षा ले रही हैं, लेते 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 वो यहाँ पे बंद हो जाते, उनके पंख कट जाते। उड़ना सब चाहते, उड़ान कभी भी गलत की तरफ नहीं होता। आप उड़ते हैं ना, अच्छाई के लिए उड़ रहे होते हैं, गिरते हैं तो आप गलत के लिए गिर गए। शिक्षा में, और अभी महिलाओं का मैं कह दे रही हूँ, बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा कर रही हैं, लेकिन हमारे कौम की जो सोच है औरतों के प्रति, ये सोच हमें उड़ने नहीं दे रही, हमारे पंख को काट के रखा है। लेकिन अब बीच में एक सवाल आता है कि जो आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं वो लोग तो इसके अगेंस्ट में काम करते हैं, जो आप अभी कह रही जी हैं, वो लोग तो महिलाओं को भी आगे बढ़ा रहे हैं, बिल्कुल वो समाज में समानता की बात भी कर रहे हैं, है ना। और आप जैसे एक बिल्कुल महिला को उन्होंने एक अध्यक्ष दिया, भी बनाया है, बिल्कुल। तो आप ये पूरा जनरलाइज कैसे कर सकती हैं? क्योंकि अभी भी सर ने दिया, कितनी औरतें आप इस संगठन में देखें तो गिनी चुनी औरतें, और बहुत शुक्रगुजार हूं मैं इन लोगों की, इन लोगों ने अपने दिमाग को, अपने नजरिए को खोला, ओपन किया। जब ये भी उस उम्र में होंगे तो उनको भी यही सिखाया जाता होगा कि औरतें जो हैं पर्दे के लायक होती हैं, पर्दे से अंदर जो भी कर सकती है वो पर्दे में कर सकती है। फिर उन्होंने दुनिया देखा कि आखिर हमारे कौम में ऐसा क्यों है, बाकियों में नहीं है क्या, बाकी की तो आगे आ रही, तो हम बहुत कम है सर, अभी हमें बहुत ज्यादा होने की जरूरत। हाँ, ये बात आपकी सही है कि संख्या बढ़नी चाहिए, और इसमें जाहिर सी बात है कि महिलाओं की बात, महिलाओं के बीच उनके दर्द से, दर्द का जिसका रिश्ता होता है, उनकी बात वो ज़्यादा सुनती हैं। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने छोटी बहनों के लिए आप काम करें, उनको मुख्य धारा में जोड़ें, और उनकी जो समस्याएं हैं, खास करके दहलीज तक जाने की, एजुकेशन की, या फिर उनको और जो भी सहूर कंटेम्प्रेरी समय का है, वो सब चीज़ों सारी की। चीजें होती हैं, वो बहुत खुश होती हैं। अभी जैसे मैंने सावन का प्रोग्राम अपने घर पे किया था, 20-25 औरतें होंगी, ठीक है, बहुत एंजॉय किया औरतों ने। हमने कहा हम सिर्फ औरतें, हम एक करेंगे अपना, और आप एंजॉय कीजिए, ठीक है। वो पर्दे में भी थे, हमने कहा आपके पर्दे से मुझे ना हाँ है ना है, आपकी मर्जी में, ठीक है। बट फिर जवाब यही आ जाता है सर कि वो खुलना नहीं चाहती, और खुलना चाहती भी हैं तो एक बैरियर है कहीं ना कहीं। आप जैसे आज मैं यहाँ पे आ रही थी, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक प्रोग्राम औरतों के साथ किया था, डांडिया का। तो उस टाइम पे उन्होंने कहा कि आप इस तरीके का भी कोई प्रोग्राम कहीं पे होता, आप हमें ले चलिएगा। हमने बिल्कुल ले चलेंगे। मैंने बोला चलो, मैं ऑटो बुक करेंगे, ऑटो से चलेंगे हम लोग। मैं बहुत खुश हुई, लेकिन आने से एक दिन पहले फोन करते हैं तो जवाब सबका यही आता है, बेटी है तो पापा मना कर रहे हैं, वाइफ है तो शौहर मना कर रहे हैं। आपने अच्छी बात कही, खास करके जो मैक्सिमम आबादी है पसमानदा की, वो या तो उनके पास साधन नहीं है, या फिर अपनी दैनिक जो रोजी रोटी के मसाइल है। मसाइल है उसमें उलझे हुए हैं और उससे काम करते हैं। और जाहिर सी बात है कि जो महिलाएं हैं उनके पास भी साधन नहीं है, तो उनके लिए आपने बहुत अच्छा ये सुझाव दिया, और इसको लेके काम किया जाना चाहिए। और ख़ास करके जो संस्थान है, ख़ास करके जैसे पॉलिटेक्निक हो गया, पॉलिटेक्निक कॉलेजेस जो गवर्नमेंट के खुले होते हैं, उसमें इस सब चीज़ों को बढ़ावा दिया जाए, तो ये जो हुनर है, देश के काम, समाज के काम, और अल्टीमेटली जो एक आर्थिक व्यवस्था है उसको आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है। आप जो अभी तत्कालिक तौर पे जो आप देख रही हैं, तो किन किन तबके के महिलाओं के बीच आपका जाना हुआ है? जैसे एक मनिहार चूड़िहार कम्युनिटी होता है, एक जो बाकी कपड़े सिलने वाली जो दर्जी कम्युनिटी की जो महिला होती हैं, जो पार्लर में जो काम करने वाले, जो बाल काटने हुए या सजने संवरने वाला जो होती है, तो आप
इन लोगों से आपका कभी वास्ता पड़ा है? क्योंकि हम इसी पे केंद्रित कर रहे हैं इन हाँ चीजों को, बिल्कुल। एकेडमिक से बाहर। हाँ देखिए, पार्लर का जहाँ तक वास्ता है तो हमारे मुस्लिम समाज में बहुत कम। रीजन आपको पता है कि वो साज श्रृंगार को सपोर्ट नहीं करते। अच्छा, दूसरी लगी ये दर्जी। हाँ, दर्जी आपको मुझे घरों घर मिलती है, घरों घर मिलती है। मेरे पास खुद ही कम से कम 5-6 टेलर हैं जो घर से काम कर रही हैं, और वो हमेशा मुझसे कहते हैं रुमाना जी कुछ ऐसा कीजिए ना जो हमारे पास काम आ जाए, क्योंकि टोले मोहल्ले का कितना सिल लेंगे, हर 2 घर बाद एक टेलर। तो इस पे बड़ा गौर करने का, कि वो मुझसे हमेशा कहती है, बट मुझे खुद नहीं वो जगह मिल पा रहा है कि जहाँ तक मैं ये बात रख पाऊँ कि कुछ ऐसा कीजिए ना, कुछ गारमेंट्स का ही बिजनेस शुरू कीजिए नीचे तबके से। बहुत हाई फाई नहीं जाना कि हमने बहुत बड़ा मॉल का सपना देख लिया और हमारी प्रोडक्ट्स वहां चलेंगे, ये वाली सारी चीजें नहीं, छोटी छोटी चीजें। तो टेलर हर जगह है हमारे यहाँ, और ये जो कहा मैंने क्रोशिया के कारीगर हर जगह, इनसे ही मेरा, मैं जहाँ पर हूँ बस इसी तरह। अच्छा, एक मनिहारी वाला जो काम था, जो एक तबका करता है जिसको शीशगढ़ कहते हैं, चूड़ीहार कहते हैं, उन लोगों का, ये कितना उन समुदाय से जुड़ा हुआ है, कितना उनसे बाहर निकल गया? मतलब उससे भी जुड़े हुए लोग हैं? है 1-2 फैमिली हैं ऐसी जो ये काम करती है। उन्होंने 2,000 रुपए से अपना काम शुरू किया था, एंड अभी वो 40,000 रुपए तक का माशाल्लाह से माल लाती हैं, और झोले में भर करके डोर टू डोर सबको घर पे औरतों को पहुंचाती हैं। तो ये इस तरीके का भी काम औरतें कर रही हैं। में हरियाणा में आई, हरियाणा के रोशन नगर में मैंने अपना मकान लिया, सब कुछ नया सीखा मैंने एक कॉलोनी बनते हुए। ठीक है, मैंने पीछे भी बताया कि मेरी जिंदगी कैसी थी। 5 साल तक कॉलेज नकाब में पढ़ना, दुनिया बिल्कुल नहीं देखना, आज तक बाजार नहीं देखा था मैंने। ठीक है, शादी के बाद पूरी जिंदगी यू टर्न ले लिया। ठीक है, दिल्ली जैसे शहर में आ गई, शाहीन बाग में रहती थी, फिर उसके बाद हुआ कि अपना मकान बना लेते, हरियाणा हम शिफ्ट हो गए। हम यहाँ पे जब आए तो हमने पूरी कॉलोनी बसते देखी, नाली बनते देखा, रोड हालांकि अभी है नहीं वहाँ रोड नाली तरक्की ऐसी कुछ नहीं है। तो जब मैं वहाँ पर आई ना, तो साइकोलॉजी ऑनर से मेरा बीए तक पढ़ाया, माँ बाप ने अच्छे कॉलेज से पढ़ाया मैंने। मैं वहां पर आई तो कौम जाहिल थी, जिनके बीच में आई जहालत इस कदर की पूछिए मत। खैर, अब क्या करें, हम जा जा के उनको समझाते थे, नहीं नहीं नहीं, अल्लाह ने ऐसे बोला है, अल्लाह ने ऐसे बोला। हम अपनी ही कौम को समझा रहे हैं, वो कौम जो दावा करती है कि वो अल्लाह और रसूल के बहुत करीब। तो उनके बीच मेरा रहना सहना हुआ। फिर उनसे मतलब एक टाइम ऐसा आया कि मैंने उनको अपना बहुत 100% देना चाहा, जब भी उनको ज़रूरत हुई मैंने उनकी ज़रूरत पूरी की। इसी बीच में मेरे पास एक केस आता है। देखिए, मेरा जो ग्राउंड पे काम जो शुरू हुआ, जिसको कहते हैं सोशल होना है, कि आप सोशल, थोड़ी मिजाज में मेरी थी भी कि लोगों के गम को सुनना है। हदीस पे बड़ा फॉलो करती थी, हुजूर पाक की बातों को। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि मैं ग्राउंड पे उतरी, तो मेरे पास एक केस आया कि उमर की मम्मी, मेरे बड़े बेटे का नाम उमर है, कि फलां की मम्मी को ना वो प्रेग्नेंट है, डिलीवरी होने वाला है, लेबर पेन हो रहा है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, एम्स ने जवाब दे दिया, सफदरजंग ने जवाब दे दिया। मैंने पूछा कि ऐसा क्यों। अब देखिए, मेरी भी उम्र ज्यादा नहीं थी, 22 साल की उम्र में मैं माँ बनी, और मेरा बेटा उस टाइम पे 2.25 साल का था, बड़ा वाला। तो मैं कुछ नहीं जानती थी सारी चीज। खैर, मैं वहां पर गई तो देखा औरतों का हुजूम है। जब मैंने पता किया तो भाई पता चला ये उनका 14वां बच्चा है, 14वां बच्चा आज के दौर। खैर, मैंने जितना कोशिश था किया, मैंने सबको कहा ऐसा करो, दरूद शरीफ पढ़ो, सब सब ऐसे चिल्ला चीखी मत करो, अल्लाह का नाम लो जब, तो सबने ऐसे पढ़ा, कर अल्लाह की मदद से वो बच्चा हो गया। मैंने पूछा इसके फादर का है, बोला वो वहाँ है, बीड़ी पी रहे थे वो बाउंड्री पे बैठ करके। मैं गई, मैंने बोला आप फादर हैं? बोला हाँ। मैंने बोला शर्म नहीं आती आपको? मेरा यही लहजा था उनसे, शर्म नहीं आती आपको? आपका कहवा बच्चा है? कहता 14। कुछ बचे थे, कुछ नहीं थे दुनिया में, लेकिन हुए तो 14। मैंने बोला आप किस दुनिया में? आज के दौर में भी 14? ये जो मर जाएगी, जिसको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, तो अल्लाह ने हयात लिखी थी इसकी, तो बच गई है ये, बाकी के बच्चे कौन पालेगा इनका? तो खैर, उनके हस्बैंड का कोई जवाब नहीं था। ये हमारे ही कौम से थे, बड़े अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम लेवा होते हैं लोग, इतना नाम लेते हैं कि मत पूछिए।
मैंने बोला चलो ठीक है। उस औरत के पास जब मैं गई तो देखा उसको पेन हो ही रहा था। उस टाइम पर 3 सुई दी जाती है सर, ठीक है। मेरी जो जेठ है वो डॉक्टर है, तो घर में माहौल मिला हुआ था मुझे। तो मैंने उनसे पूछा कि ना इनको दर्द हो रहा और इनको घर में हुआ है, मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था सर। तो उन्होंने बोला 3 सुई पड़ता है, नाम लिखवाया, बोला तुम ना इसको ले लो और उनको दो। एक यूट्रस का मुंह बंद करने के लिए होता है, एक पेन के लिए होता है और एक जो ब्लीडिंग होती है ना उसके लिए होता है। देखिए मैंने वहां से सीखना शुरू किया है। अब मैं पढ़ रही हूँ, कौन सा प्रैक्टिकल पढ़ रही हूँ। मैं गई, मैंने हस्बैंड को बोला जाओ जल्दी से ये सुई ला दो, वो भी ले आए, ठीक है। फिर मैं दौड़ते दौड़ते गई फिर उसके घर, और ठंड की रात थी, 10 बज रहा था रात। ठंड की रात 10 बहुत बड़ा हो जाता है। जब मैं गई वहां तो देखती हूँ, मैंने बोला तुम्हारे हस्बैंड कहाँ है? तो बोले वो बगल वाली के साथ बैठ के लूडो खेले थे। हमने कहा ये सुई लाए हैं, ये सुई दीजिए अपनी वाइफ को। खैर वो जानता था, उसने सुई दिया। अल्लाह का शुक्र सुबह तक औरत दर्द से निजात पा गई हर चीज से। अब वहां से मेरा शुरू हुआ इस तरीके का काम। ये पहला काम था, उसका खाना पीना जहां तक मुझसे हो सकता था उतना किया मैंने। अब मेरे पास दूसरा आता है कि एक की बेटी की शादी होनी। अब हम जहाँ पे रहते हैं वो इलाका बहुत ही मतलब गरीब है, समझ लीजिए आप। लेकिन अल्लाह ने चाहा था वहाँ पे मुझे रहना, और मैं भी कोई बहुत मालदार नहीं हूँ, शौहर कमा रहे थे खा रहे, यही बात है। तो उनका बेटी की शादी, तो हम लगे अब क्या करें। और पहले हम जयपुर में किराया पे रहते थे, तो जयपुर में जिनसे हमारी दोस्ती थी वो माशाल्लाह से ऐसे थे कि अगर वो 4 रुपये अपने ऊपर खर्च कर सकते तो आपको 8 आना दे सकते हैं वो, ठीक है। तो मैंने बोला देखो मैं तो इतना नहीं कर पाऊंगी तुम्हारे लिए, ठीक है, चलो मैं तुम्हारा ना तुम्हें लेके चलते हैं जयपुर। रोशन नगर से जयपुर की दूरी 3 किलोमीटर होगी। हमारे यहाँ रिक्शे का साधन नहीं था उस टाइम पे, ठीक। मैं जून की गर्मी में अपने बेटे को गोदी में लेकर के वहां तक उसके साथ गई हूँ, और अपनी जितनी दोस्त थी उनकी मदद करवाई मैंने। तो उनमें से कुछ ने कहा कि ऐसा है मैं चावल का पैसा दे देता हूँ, कुछ ने कहा चिकन का पैसा दे देता हूँ, कुछ ने कहा चलो ऊपर का जो चीज़ होगा उसका पैसा दे देता हूँ मैं। इस तरीके से उस बेटी का एक बारात का खर्च निकल गया, शादी हो गई। ये मेरा दूसरा अचीवमेंट था जो आज भी उसकी मम्मी याद करती है और वो बच्ची याद करती है, लेकिन किसी के सहयोग से हुआ। अकेले मैं फिर से लेकिन कहूँ, उसका नेतृत्व तो आपने ही किया ना। हाँ, लेकिन आप 3 किलोमीटर गर्मी की धूप में अपनी औलाद को लेके जा रही हैं पैदल, तो ये है ना। तो ये दूसरा था। इस तरीके का फिर होता ही रहा। अब अभी क्या है, और ये सारा चीज अपने बलबूते पे अब तक करती आ रही हूँ मैं, जो इंडिविजुअल जिसको कहते हैं ना सेल्फ कर रही हूँ। अभी जैसे एक बच्ची की शादी थी, भाई मैं शादी पे गई, बताइए ऐसे लोग भी हैं जो अपनी बेटियों की शादी में एक अलमीरा तक नहीं दे पाते। और एक ऐसी शादी जहां भी सर कह रहे थे, खादिर साहब कह रहे थे कि ऐसी शादी को आप लोग मना कर दीजिए जहां पे इतने सारे खर्चे होते। और ठीक उस लड़की की शादी से पहले हम एक शादी लक्ष्मी नगर में गए थे, जहां आइटम्स मैं गिन नहीं पा रही थी खाने के, और एक बेटी की माँ खड़ी थी कि मुझे ना चिकन और चावल करवा दीजिए ताकि मैं बारात को खिला सकूं। तो मुझे लगता है जितना ग्राउंड से मैंने देखा और सीखा है, बहुत कम लोग कर पाते हैं। इस तरीके का नहीं होना चाहिए। मैंने बोलना शुरू किया, बोलते बोलते फिर इत्तेफाकन ये हुआ कि मैं ऑल इंडिया पसमानदा से जुड़ गई। मुझे तब पता चला कि एक ऐसा महाज है जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक तरीके से अपने आप को भागीदारी चाह रहा है अपने ही देश और अपने ही कौम में। यही लड़ाई है ना इस संगठन की। बिल्कुल यही जो तो फिर इनके समानता की साथ बात। जुड़ गई, फिर मैं सुनती रही, फयाज अहमद को सुनती हूँ, सबको सुनती रहती हूँ कि ओ ये तो मेरे जैसा सोच रहे हैं, ओ ये तो मेरे जैसा सोच रहे हैं। मैंने बचपन से हदीस पढ़ा है, कुरान पढ़ा, थोड़ा बहुत जानकारी रखती हूँ। अब एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में भी यही कहूंगी कि जो उन्होंने करके गए हैं वो इस देश के लिए, अल्लाह के रसूल का एक कॉल था कि जिस वतन में रहो उस वतन से प्यार करो। समझ रहे, प्यार का मीनिंग ये नहीं कि हाँ हाँ हिंदुस्तान से बहुत प्यार है, सिर्फ जुबान से कुछ करो ना, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम करके गए, आज भी नाम ले रहे हैं उनका। लेकिन हम कहाँ उलझे हुए, हम में उलझे हुए, या यूं कहिए कि हम हुए ही नहीं, हम में ही उलझे रह गए। अगर हम हो जाते तो ये ना होता। बड़ी बात है, मैं और हम के बीच की जो दूरी को। दूरी, तो हम मैं में ही रह गए, मैं ये मैं वो, हम हुए ही नहीं। हम होने का मतलब ही समाज होता है। यस। और हमारी कौम को मैं कहती हूँ, यहाँ से अपील कर रही हूँ कि प्लीज हम लोगों को इंसान रहने दीजिए, हमें मर्द औरत के कैटेगरी में मत बांटिए। ये हमारे माशरे में बहुत, कहते हैं ना कि हमारी कौम को बहुत इफेक्ट कर रहा है ये चीज, बस यही कहूँगी।
कहीं हम अटक रहे हैं तो यहीं अटक रहे हैं।